नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट और कोई भी टैट एग्ज़ाम साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए साइंस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आप यदि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर भी आपको ये उपयोगी रहेंगे। तो चलिए और देखते हैं। और यदि आप साइंस के ही स्टूडेंट हैं तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पर परख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप यहाँ 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो कमेंट्स करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, या फिर बिना पके फल के लैटेक्स से, या फिर डी है पके फल के लैटेक्स से। 4 विकल्प आपके सामने है और अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अफीम जो होता है ये प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। जी हाँ, अफीम का जो पौधा होता है उसके अंदर उसका जो फल लगता है, उसके फल के अंदर एक चीरा लगाया जाता है और चीरे से एक दूध के समान जो द्रव होता है वो टपकता रहता है और उस द्रव को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है जिससे अफीम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बिना पके फल के लैटेक्स से इसे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाशकापान किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पीपी से, जिसे पॉपी भी कहा जाता है। ये पीपी ना होकर के ये पॉपी है। और बी है तुलसी से, सी है गंध सफेदा यूकलिप्टस से, और डी है इफेडरा से। तो नाशकापान जो होता है ये प्राप्त किया जाता है ऑप्शन ए पोस्ता पॉपी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, मानव जाति विज्ञान कहते हैं, वंश विज्ञान इकोनोलॉजी, ये डी है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो देखिए यहाँ पर प्राणी और पादपों का उनके परिवेश के साथ संबंध का अध्ययन हम करते हैं तो वो हम करते हैं ऑप्शन डी जो होगा पारिस्थितिकी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जो है रक्त संचारण, आनुवंशिकता का नियम, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, या फिर डी है पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो नाम है वो पेनिसिलिन की खोज से संबंधित है क्योंकि इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये ईईजी ना होकर के ये ईसीजी है, ईसीजी। और ईसीजी का प्रयोग जो है ये हम करते हैं हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशी। तो देखिए ईसीजी जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और इसका प्रयोग हम करते हैं हृदय की जो गतिविधि होती है उसे दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफीम का मुख्य अवयव है। तो अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या विनिन। तो अफीम का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मॉर्फिन। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी या पैरासिटोलॉजी, डी है मैलेकोलॉजी। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इथेनोलॉजी, इथेनोग्राफी या फिर एथोलॉजी, और डी है एथिक्स। तो जहां पर हम विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन
वो करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए एथेनोलॉजी। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या फिर वृद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा वृद्ध, क्योंकि वृद्धावस्था और वृद्ध का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है भारत में भारी जल बनाया जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है? ट्रॉम्बे, असम, दिल्ली या फिर भिलाई। तो भारत में भारी जल बनाया जाता है ऑप्शन ए ट्रॉम्बे में। चलिए अगला क्वेश्चन है एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि ट्रॉम्बे के अंदर भारी जल बनाया जाता है। अब ये भारी जल जो होता है इसका कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी है न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिक क्रिया को रोकना। तो ये भारी जल मंदक के रूप में काम करता है और ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने में काम आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद होगा वो क्या होगा? सीसा, रेडियम, बेरियम, प्लूटोनियम। तो वो होगा ऑप्शन ए सीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यहाँ पर 4 तत्व दिए हैं, इनमें से जो रेडियो एक्टिव नहीं है उसे हमें पहचानना है। एसिटाइन, प्रेशियम, ट्रिटियम और जर्कोनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जर्कोनियम जो होगा ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या डी है उपरोक्त सभी किरणें। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है ये सभी प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल अपघटन में ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? किस प्रकार से परिवर्तित होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित रहता है? तो लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका भार जो होता है वो बढ़ता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरानी किताबों का जो कागज होता है, तो पुरानी किताबों का जो कागज होता है ये भूरा किस कारण से होता है? तो भूरा क्यों हो जाता है? लगातार उपयोग से, संचतन की कमी से, धूल जम जाने से या फिर डी है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। तो देखिए पुरानी किताबें मतलब जिनको हम बहुत लंबे समय से उपयोग करते हैं, धीरे धीरे उनका जो कागज होता है वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका कारण होता है कि कागज जो होता है सेल्यूलोज से बना होता है और उसी सेल्यूलोज का उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे उसका रंग भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना, भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना और डी है कोयले का जलना। तो देखिए पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक क्रिया नहीं है, ये एक भौतिक क्रिया है और पानी यहाँ पर जल से, द्रव से गैसीय अवस्था में आता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल जो बैटरी होती है में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और डी है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए शुष्क सेल जो होता है उसकी बैटरी जो होती है उसमें विद्युत अपघट्य रूप में होता है
अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो यहाँ 4 नाम दिए हैं, इनमें से कौन सी एक मछली है ये हमें पहचानना है। समुद्री कुकम्बर खीरा, बी है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। देखिए यहाँ पर नाम जो है वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। इनमें से एक मछली होती है जिसे अश्वमीन भी कहा जाता है और वो होती है ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स जो होता है। चलिए ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो यहाँ पर उसे पहचानना है जो कपी में नहीं आता है। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ऑरिंग ओटेन। तो लंगूर जो होता है ये कपी की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपी है। तो जो मानव के जैसा दिखने वाला कपी है वो कौन है? गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ऑरिंग ओटेन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो है गिब्बन, ऑप्शन ए होगा हमारे यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तोतों की, मोरों की, कुक्कटों की या उल्लुकों की। तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है ये एक प्रकार की किस्म है कुक्कटों की, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? कौन से कुल में ये आती है? गाय, बकरी, भेड़ या फिर हिरण। तो नीलगाय जो होती है ये हिरण के कुल में आती है, ऑप्शन डी होगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? ऑक्टोपस, सिक्विड, कोरल या फिर जेलीफिश। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है वो है सिक्विड, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद आर्थ्रोपोडा है, एक शूल चर्मी है, एक हेमिकॉर्डेटा है या फिर डी है एक मृदु कवची मोलस्क है। तो देखिए ऑक्टोपस जो होता है ये एक मृदु कवची मोलस्क जीव है, ऑप्शन डी। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत स्पेंसर, डार्विन, वैलेस या फिर हैक्सले। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 43, 44, 45 या 46? सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए जो गुणसूत्र संयोजन होता है वो होता है ऑप्शन डी एक्स वाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, लाइसोसोम द्वारा और ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन छूट गया है तो मैं चलिए इसे सी बना देता हूँ और यहाँ पर डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए चौथा विकल्प है। चलिए राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम्स द्वारा या फिर लाइसोसोम्स द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीवों के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो संतानों में जाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा, जिन्हें हम गुणसूत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं? जॉनसन, जी जे मेंडल,
एफ बी मॉरिसन और डी है मॉर्गन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक जो हैं वो हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।